देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो हम लोग बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं और यहाँ मेल और फीमेल दो सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। सामने में जो दिख रहा है मेल सेक्स ऑर्गन दिख रहा है, मेल वाला पार्ट सारा दिख रहा है नहीं। और इसी तरह से अगर मैं फीमेल वाला पार्ट निकालूं तो इधर देखेगा फीमेल पार्ट। तो फीमेल बॉडी की जो बात करेंगे तो ये फीमेल बॉडी फिर सामने दिख रहा है। तो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया लेना है मेल पार्ट के बारे में और फीमेल पार्ट के बारे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नहीं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ प्रोसेस होता है, मेन चीज होता है गैमेट। पहला प्रोसेस होता है गैमेट का बनना, जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट प्रोसेस की जो बात करेंगे वो क्या हो रहा है, गैमेट का बनना, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। गैमेट जो बनेगा प्रोसेस कहलाता है गैमेटोजेनेसिस नहीं। तो गैमेट का बनना क्या कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। और जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा तो फिर हम लोग वहां पे स्टेप पे बात करेंगे। क्या देखो होता क्या है, स्टेप देखो, स्टेप ध्यान से सुनना है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है ह्यूमन जो हम लोग हैं, हम लोग विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। ह्यूमन जो होता है ये कैसा है, विविपेरस। क्या विविपेरस, तो दो टर्म आता है, एक ओविपेरस एक विविपेरस। ओविपेरस वो है जिसकी फीमेल एग देती है, अंडा देती है, तो अंडा देने वाली विविपेरस, सॉरी ओविपेरस। और डायरेक्ट चाइल्ड वो विविपेरस। तो हम लोग विविपेरस में हैं, हम लोगों की माँ डायरेक्ट हम लोगों को बर्थ दी, अंडा नहीं दी, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेन गैमेटोजेनेसिस। जो पहला प्रोसेस इसमें होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का बनना, यही क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। अब मेल गैमिट मेल बॉडी में, फीमेल गैमिट फीमेल बॉडी में, तो दोनों गैमिट को एक जगह लाना पड़ेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो दोनों गैमिट को एक जगह लाने के लिए करना पड़ता है कपुलेशन। कपुलेशन का मतलब होता है फीमेल के वेजाइना में पेनिस का इंसर्शन। जैसे ये वेजाइना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेनिस का इंसर्शन, ये क्या कहलाएगा, कपुलेशन। फीमेल के वेजाइना में पेनिस का इंसर्शन, कपुलेशन। जब ह्यूमन मेल कपुलेट करेगा फीमेल के साथ, तो वहीं पे क्या करेगा, अपना स्पर्म को, जिसको सीमेन बोलेंगे, डिपोजिट कर देगा। तो सीमेन का डिपोजिशन कहलाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन वो क्या कहलाता है, इंसेमिनेट। मतलब क्या हुआ, मेल अपना स्पर्म को कहां डाल दिया, फीमेल के वेजाइना में, तो ये प्रोसेस कहलाता है इंसेमिनेशन। अब वही स्पर्म तैरते तैरते जाएगा और स्पर्म और ओवा का मीटिंग होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। और जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब जाके फर्टिलाइज ओवा फीमेल के यूट्रस, ये वाला पोर्शन जो यूट्रस दिख रहा है, यूट्रस में जाके चिपक जाएगा और इस पार्ट को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन। और जो इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो क्या होता है, बेबी का 9 महीने तक डेवलपमेंट। हम लोग की माँ हम लोग को पेट में 9 महीने तक रखी, तो ये जो 9 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको टर्म में बोले तो गेस्टेशन। क्या कहलाता है, गेस्टेशन। तो ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है। और जब पूरी तरह से बेबी मैच्योर हो जाता है, फुल्ली डेवलप कर जाएगा, तो इस बेबी का बाहर आना कहलाता है पार्चुरेशन। तो ये पूरा प्रोसेस है। ऐसे तो पार्चुरेशन के बाद भी होता है पैरेंटल केयर। पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, पैरेंटल केयर। एक्चुअल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म का हम लोग को जरूरत पड़ेगा, एक फीमेल और दूसरा मेल। जैसे जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, एक मेल और एक फीमेल की बात करते हैं। मेल का गैमिट जो स्पर्म कहलाता है और फीमेल का गैमिट जो ओवा कहलाता है, डिवाइड होता है। तो यही गैमेट का बनना क्या कहलाता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमिटोजेनेसिस। मेल में बनेगा तो कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल बॉडी में बनेगा तो मेल में बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में बनेगा तो oogenesis कहलाता है। तो मेन चीज होता है गैमिट का बनना, और तब गैमिट का मिलना मेन चीज होता है।
और मिल जाएगा तो फिर इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन, इस सब की हम लोग बात करेंगे। बच्चों आपको रिप्रोडक्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेन चीज होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरी। क्या टेस्टिस है सर, क्या ओवरी है, जरा सा उसको भी दिखाते हैं। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जो बात कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा हूं? टेस्टिस। तो टेस्टिस में जैसे बात करेंगे तो ये मेल का जो आपको पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, स्केलेटन हटा दे रहा हूं और पूरा स्केलेटन हटाने के बाद ये जो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है ये स्केलेटन है। पूरा स्केलेटन हटाए तो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाहर कर लिए। और इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बाहर की बात करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलता है एस्क्रोटम। ये एस्क्रोटम कहलाता है। और एस्क्रोटम को भी अगर हटा दिया जाए, एस्क्रोटम को भी अगर हटा दे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यही टेस्टिस है। ये वाला जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसको बोलते हैं टेस्टिस। मेल में स्पर्म इसी के अंदर बनता है। ये क्या है? टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आता है। टेस्टिस जो होता है मेल का बॉडी के बाहर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। और टेस्टिस जो बाहर होता है वो एस्क्रोटम में बाहर होता है। एस्क्रोटम मेल का टेस्टिस बॉडी के बाहर इसलिए है, बॉडी के बाहर इसलिए है कि उसको टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है। जो इसके अंदर स्पर्म बनना है तो स्पर्म बनने के लिए, स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है मेल का। मेल का जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए। अगर इस टेस्टिस का हाफ सेक्शन काट दूं तो इसी के अंदर जो ये दिख रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल कहलाता है। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो जिगजैग आपको दिख रहा है ये कहलाता है सेमनीफेरस टिब्यूल। एक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट होता है इस तरह का टेस्टिकुलर लोब्यूल का। और एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 या नहीं तो मैक्सिमम 3, एक भी हो सकता है 2 3 सेमनीफेरस टिब्यूल होता है मेल के टेस्टिस में। ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा मेल में एसेसरी सेक्स ऑर्गन आता है। और मेल का एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत अगर बात करें तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ब्लिंक करता हुआ इपीडिडामिस कहलाता है। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? इपीडिडामिस। जहां स्पर्म बनने के बाद यहाँ पे आके मैच्योर होता है, अप्रॉक्स 1 मंथ तक स्पर्म इसमें रह सकता है। और यहाँ फंक्शनल मैच्योरेशन स्पर्म का जो होता है वो कहाँ होता है? इपीडिडामिस के केस में होता है। और यही कंटिन्यू जब ऊपर जाएगा, पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है भास डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। ये भास डिफरेंस है। भास डिफरेंस के बाद हम लोग जो बात करें यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का भी पक्का कुछ काम होगा। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, सॉरी ये सेमानल वेजाइकल होता है। ये सेमानल वेजाइकल है, प्रोस्टेट जस्ट नीचे में है। प्रोस्टेट की जो बात करें, ये जो हॉट शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हॉट शेप स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये पूरा हॉट शेप स्ट्रक्चर अगर मैं कवर करूं दोनों को तो ये पूरा हॉट शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यही प्रोस्टेट ग्लैंड है। सिंगल होता है मेल में, नहीं ह्यूमन मेल में सबसे ज्यादा अगर कैंसर होता है तो इसी का होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर मेल में सबसे ज्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा मेल में होता है माउथ कैंसर टोबैको च्यूइंग से, नहीं ऐसे नॉर्मली प्रोस्टेट का कैंसर पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे 2 गो वाल्व के तरह छोटा छोटा ग्लैंड दिख रहा है जिसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। इसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं ये 2 गो। और फिर इस साइड जो देखेगा ये कहलाता है पेनिस। ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन ही क्या कहलाएगा? पेनिस। ये पेनिस का बॉडी कहलाता है ये पूरा पोर्शन। और जो जिसको कवर नहीं किया हम, ये वाला टिप पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है ग्लांस पेनिस। ये जो टिप पार्ट है इसको छोड़ के ये वाला ये क्या कहलाता है? ग्लांस पेनिस। हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली वेस्कुलर होता है, ढेर सारा नर्व एंडिंग यहाँ पे मौजूद होता है। मेल के केस में ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्या होता है? सेंसेशन मौजूद होता है। और क्या होता है? हाईली वेस्कुलर होता है। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये हो गया। बाकी जितना भी बताया या तो डक्ट है नहीं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इसी तरह से फीमेल का है। फीमेल बॉडी के बारे में अगर हम लोग बात करें, फीमेल बॉडी के बारे में अगर बात करें तो फीमेल बॉडी में क्या हो जाता है? इसमें भी ये जो स्केलेटन आपको दिख रहा है, अगर मैं स्केलेटन पूरा हटा दूं, ये जो पूरा स्केलेटन आपको दिख रहा है तो स्केलेटन सिस्टम को मैं हटा देता हूं।
तो देखिए थोरेसिक रीजन में 1 पेयर मेमोरी ग्लैंड मौजूद होता है, जो नरिशमेंट का मेनली काम करता है। हम लोग की माँ दूध पिलाती थी, तो मेमोरी ग्लैंड यही है, ब्रेस्ट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। नहीं तो ये मेमोरी ग्लैंड, तो खैर फिलहाल इसको हटाता हूं। तो ये वाला जो रीजन है, ये मेन फीमेल का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सब यहीं पे मौजूद है। और फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जिसको बोलते हैं ओवरी, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। तो ओवरी ये क्या है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसी के अंदर ओवा का प्रोडक्शन होता है, जिसको बोलते हैं oogenesis। oogenesis कहां पे होता है, ओवरी के अंदर oogenesis होता है। और oogenesis होने के बाद फीमेल में क्या होता है, जब ओवा बन जाएगा, ओवा बनने के बाद यहाँ पे ओवा जब बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं ओवुलेशन, तो यही होता है फिम्बरी। ये जो हैंड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी, ये ओवा को कैप्चर करता है। और जैसे कैप्चर करेगा तो ओवा इसके अंदर घुस जाएगा। इस प्रोसेस को यहां से यहां तक जो होता है, ये कहलाता है फ्लैपियन ट्यूब। ये कहलाता है फ्लैपियन ट्यूब, या ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहलाएगा, फ्लैपियन ट्यूब। तो एक राइट साइड का फ्लैपियन ट्यूब है, एक लेफ्ट साइड का फ्लैपियन ट्यूब है। इसके अलावा ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कहलाता है यूटेरस। ये वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, यूटेरस। यही है, ये जो पोर्शन है यूटेरस है, बच्चेदानी जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं यूटेरस। अगर यूटेरस का सेक्शन काट के मैं दिखा दूं आपको, हाफ पार्ट अगर इसको काटे और थोड़ा सा इसको मूव करा दें, तो ये यूटेरस का ऊपर वाला पार्ट जहां फ्लैपियन ट्यूब इंसर्ट करता है, ये पार्ट फंडस कहलाता है। ये पार्ट यूटेरस का ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, फंडस वाला रीजन कहलाता है। और यूटेरस का सबसे नीचे वाला रीजन सर्विक्स कहलाता है, बच्चेदानी का मुंह। और ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटा सा छेद पतला सा, सर्वाइकल कैनाल कहलाता है, ये सर्विक्स है। इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल में कैंसर इसी का होता है, सर्विक्स का। सर्वाइकल कैंसर इंडिया की फीमेल में सबसे ज्यादा देखा गया। और पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात किया जाए फीमेल में, तो कौन सा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में सबसे ज्यादा होता है। तो ये चीज हो गया। इसके अलावा ये जो मस्कुलर ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग वेजाइना के नाम से भी जानते हैं, ये मस्कुलर ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, लगभग 8 सेंटीमीटर के आसपास इसका लेंथ होता है। तो ये मस्कुलर ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, जो वेजाइना भी कहलाता है, प्लस ये बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल जो चाइल्ड का बर्थ होता है, वो यही वेजाइना होते हुए ही चाइल्ड बाहर आता है, यही वेजाइना होते हुए ही चाइल्ड बाहर आता है। नेचुरल बर्थ जो चाइल्ड का है, वो वेजाइना होते हुए ही आता है। और ऊपर से अगर इसको देखेगा तो वो कहलाता है भल्भा। ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है, फिर ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, भल्भा। और भल्भा वाला जो पोर्शन है, एक्चुअल में क्या होता है, इसमें बाहर से, भल्भा वाला पोर्शन में अगर हम लोग बात करें, तो बाहर से स्किन फोल्ड होता है। और वो जो स्किन फोल्ड होता है, उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इसके बाहर एक स्किन फोल्ड होता है, जिसको बोला जाता है लेबिया मेजोरा। ये मेजोरा वाला पार्ट कहलाता है। और ये जो कलरफुल किया हुआ है, ये लेबिया माइनोरा कहलाता है। ये दोनों जहां अटैच होता है, ये वाला पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लाइटोरिस। ये फीमेल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, नहीं छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसको बोलता है क्लाइटोरिस। जस्ट लाइक होमोलोगस ऑर्गन होता है ग्लांस पेनिस का। मेल में जो ग्लांस पेनिस के बारे में बताया था, तो उसी तरह से ये होमोलोगस, ऐसे तो पेनिस का होमोलोगस बोल देता है डायरेक्टली, लेकिन मेनली ग्लांस पेनिस का। और इसको कवर किया हो रहा है, ये जो ऊपर से स्किन फोल्ड होता है, इसको बोलता है प्रीप्यूस। और ये वाला जो रीजन रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वेस्टिबुलर रीजन कहलाता है। और ह्यूमन फीमेल में वेस्टिबुलर रीजन में नीचे वेजाइना का ओपनिंग होता है, और ऊपर से देखिएगा तो ये यूरिथ्रल ओपनिंग होता है। ह्यूमन फीमेल का यूरिन यहीं से पास आउट होता है, यूरिन की जो बात करें, यहीं से पास आउट होता है। और ये तो वेजाइना है, जिसको आप बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हो। तो ह्यूमन फीमेल का जो हम लोग बात करेंगे, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, नहीं मेन ओवरी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जो बात करें, ये ओवरी है। बाकी जितना भी चीज बताया, वो सेकेंडरी या एसेसरी के अंतर्गत आएगा। यहां तक क्लियर है। आगे आगे बोलो, सुन रहे। मेल में जो कैंसर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, हाँ, किसके कारण होता है ये पूछ रहे हैं। तो मेल का हाँ हो गया, बस छोड़ ही रहे, आप ही लोग क्वेश्चन पूछे तो रुका ले, टाइम हो गया पता है। देखो ना निकाल के दिखाते हैं। हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, प्यास भी लग गया इतना जल्दी। देखो देखो देखो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यही है,
प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, इसी के बारे में बात कर रहे हो आप। तो मेल का जनरली क्या होता है, जैसे एज ज्यादा होता है ना, ह्यूमन मेल का एज ज्यादा जब होगा, तो एज ज्यादा होने के बाद प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट के अंदर बहुत सारा चीज होता है, वो सब लूज पड़ने लगता है। और वही जो लूज पड़ता है जिसके कारण दिक्कत करवाने लगता है, यूरिनेशन में दिक्कत, नहीं सीमेन को बाहर आने में दिक्कत, तो ये सब जो दिक्कत करवाता है उसी में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है इसका। तो मेल में एक टाइम आता है, देखिएगा बुजुर्ग लोगों को यूरिनेशन करेंगे तो साथ में सीमेन भी बाहर आ जाएगा, और सीमेन निकल रहा था जिस समय सेक्सुअल कांटेक्ट में, यूरिन भी बाहर आ जाएगा। तो ये रियल में कंट्रोल करता है, नहीं तो इसी में दिक्कत होने के कारण वो कैंसर हो जाता है। और बहुत सारा मेडिसिन है जो इस पे इफेक्ट करता है, जिसमें वर्ल्ड वाइड देखा गया कि यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर इसका हो जाता है। क्लियर है? ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे दिए, वैसे तो चाहिएगा तो खत्म हो गया, एनसीईआरटी हो चुका है जितना है। आपका ये चैप्टर क्लोज है, ज्यादा डिटेल जानना नहीं तो डिटेल जानना है, ज्यादा डिटेल है नहीं लेकिन आप में। चलिए इसी में थोड़ा सा तब बात कर लेते हैं, डिटेल अगर जानना है तो। अब बात नहीं, देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है स्क्रोटम। ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है ये स्क्रोटम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पहले ये समझो कि ये कहाँ पे मौजूद होता है, तो पेल्विक रीजन है। पेल्विक गर्डल जो होता है इसको बोलते हैं, जो कलर किया हुआ पार्ट है, नहीं ये जो कलर वाला पार्ट है इसी का नाम क्या है, पेल्विक गर्डल। ये जो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है पेल्विक गर्डल। तो मेल का या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मैक्सिमम पार्ट होता है इसी पेल्विक गर्डल में रहता है, इसी को बोला जाता है पेल्विक गर्डल। और ये जो पेल्विक गर्डल है अगर इसको हटा दिया जाए और थोड़ा इस पे जूम करें हम लोग, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसी में ये वाला जो पार्ट है स्किन जो रहेगा स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। ये स्क्रोटम, स्क्रोटम को हटा दें तो ये दोनों जो पोर्शन है, नहीं इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिस। ये वाला जो पोर्शन है ये और ये, खासकर ये टेस्टिस बोला जाता है। और ये जो टेस्टिस होता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, कोई तो रीजन रहा होगा। तो टेस्टिस को क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये जो है मेल के केस में अगर हम लोग बात करें तो वन पेयर टेस्टिस मौजूद होता है, और ये जो वन पेयर टेस्टिस है यही एक टेस्टिस इधर है, ये राइट साइड का टेस्टिस है, और इधर वाला जो टेस्टिस है ये लेफ्ट साइड का टेस्टिस। वन पेयर टेस्टिस यहाँ पे मौजूद होता है, ये कौन सा है, टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस। और टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब क्या है, क्यों इसको प्राइमरी बोले, सेकेंडरी क्यों नहीं बोले। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको बोला जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको बोला जाता है जो दो काम करेगा। कौन सा दो काम, जो गैमीट बनाएगा प्लस सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। तो ये गैमीट भी बनाता है प्लस सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, गैमीट प्लस सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन में कौन सा सेक्स हार्मोन, तो मेल सेक्स हार्मोन, मेल है, मेल गैमीट, तो मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ऐसे एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, नहीं टेस्टोस्टेरोन या नहीं तो एंड्रोजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो बोलेंगे तो उसको बोला जाता है जो क्या करेगा, गैमीट बनाएगा। तो मेल गैमीट, मेल गैमीट क्या बनेगा, स्पर्म। तो स्पर्म क्या होगा, इसी के अंदर बनेगा। मेल गैमीट की जो बात करेंगे तो स्पर्म इसी टेस्टिस के अंदर बनता है। तो जो क्या किया कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और प्लस सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा, तो उसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्लियर है, हटा रहा हूं।
तो इसको बोलता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो यही जो टेस्टिस है, तो मेल में क्या होता है, वन पेयर टेस्टिस मौजूद होता है। वन पेयर टेस्टिस क्या है, मेल के केस में मौजूद है। अगर टेस्टिस का सेक्शन काट दूं और इसको टेस्टिस का सेक्शन हाफ पार्ट काट के हटाए, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल कहलाता है। टेस्टिस का सेक्शन काटने के बाद अगर हम लोग अंदर में जाके देखें तो ये वाला पोर्शन टेस्टिकुलर लोब्यूल कहलाता है। ये सब टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये जितना भी पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहलाता है। तो ये सब टेस्टिकुलर लोब्यूल है। तो इसको आप लिख सकते हो, ये क्या है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर मौजूद होता है सेमनीफेरस टिब्यूल। अंदर में ये जो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इस तरह से, इस तरह से, तो ये क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनीफेरस टिब्यूल। और इसी सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर होता है जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल। और यही जर्मिनल सेल में होता है मियोसिस। और इसी जर्मिनल सेल में जब मियोसिस होता है तब बनेगा स्पर्म। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे है स्पर्म कहाँ बनता है, तो आंसर जाएगा मेल में बनता है। मेल में कहाँ बनता है, तो एस्क्रोटम में बनता है। एस्क्रोटम में कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस में कहाँ बनता है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल में बनता है। ये ऐसा ऐसा कंपार्टमेंट ह्यूमन मेल के एक टेस्टिस में, अगर एक टेस्टिस की बात करें तो लगभग 250 कंपार्टमेंट होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 होगा। और यही टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो जिगजैग जिगजैग जो पोर्शन दिख रहा है यही क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल। और यही सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर होता है जर्मिनल सेल। और इसी जर्मिनल सेल के अंदर होता है मियोसिस जर्म सेल में, तो बन जाता है स्पर्म। स्पर्म का प्रोडक्शन किया बोले तो गैमिट बना दिया। प्लस क्या होता है, यही सेमनीफेरस टिब्यूल जो यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया, तो सेमनीफेरस टिब्यूल के बीच का स्पेस, ये सब जो बीच वाला स्पेस है इसको बोलता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम देता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी में होता है लिडिग, लिडिग सेल। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यही लिडिग सेल सिक्रीट करेगा क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है, तो टेस्टिस में। टेस्टिस में कौन कर रहा है, तो लिडिग सेल। लिडिग सेल कहाँ है, जैसे ये देखो मेरे हैंड पे, देखो मेरे हैंड पे दो सेमनीफेरस टिब्यूल के बीच का स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसी में बोलता है लिडिग सेल मौजूद होता है, या इंटरस्टिशियल सेल भी बोल सकते हो। लिडिग सेल का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस में रहने वाला सेल, तो लिडिग सेल नहीं, या इंटरस्टिशियल सेल जो सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मैंने अभी अभी बताया जो मेल का सेक्स हार्मोन होता है, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन करे कि मेल में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है, या मेल के सेक्स हार्मोन का क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन, लेकिन कभी कभी आंसर जाएगा एंड्रोजन। क्या जाएगा, एंड्रोजन। मेल हार्मोन में आंसर जाएगा एंड्रोजन। तो दोनों में अंतर क्या है, एंड्रोजन जो होता है, जितना भी मेल हार्मोन है कलेक्टिवली सबको बोलता है एंड्रोजन। और उस एंड्रोजन में 99% जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इसीलिए ये दोनों, इसको जहां बोलना है ये भी बोल सकते हैं, इसको जहां बोलना है ये बोल सकते हैं। ऐसे तो पूरा मेल हार्मोन को मिला के क्या बोलेंगे, एंड्रोजन, लेकिन उस एंड्रोजन में मैक्सिमम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन रहता है। तो ये हो गया आपका टेस्टिस मेल का। और यही टेस्टिस में क्या बनेगा, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर बनता है स्पर्म। स्पर्म बनने के बाद ये वाला जो पार्ट है ऊपर में, जो ये पार्ट दिख रहा है, इसी का नाम है इपीडिडाइमिस। क्या नाम है, इपीडिडाइमिस। स्पर्म बनने के बाद इसी में आ जाएगा, इपीडिडाइमिस में। और यहीं पे स्पर्म का क्या होना है, फंक्शनल मैच्योरेशन। स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन यहीं पे होना है। स्पर्म जो बनेगा तो मैच्योर या मैच्योरेशन की जो बात करेंगे वो कहाँ पे होता है, इपीडिडाइमिस में। और यही इपीडिडाइमिस में होने के बाद ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर जा रहा है, नहीं, भास डिफरेंस बोला जाता है। तो भास डिफरेंस होते हुए ये आगे की ओर जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, क्या है, कस के बोलिए, जिसको भी पूछना है खड़े होइए पहले।
और उसके बाद पूछिए, क्योंकि आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं मुझे पता चलता नहीं। चलिए, किसका क्वेश्चन था, उठ जाइए, अब बोलिए। क्या होता है? सेली सब, सेल, सेल, हाँ, लिविंग है, स्पर्म सेल है। हाँ, बैठिए, आपको स्पर्म का मूवमेंट देखना है। चलिए, मूवमेंट आपको दिखाते हैं स्पर्म का। स्पर्म जो होता है वो सेल होता है। स्पर्म क्या है? सेल है। हमारे बॉडी का ऑलमोस्ट जितना भी है सब सेल ही तो है। हमारे बॉडी में जितना भी है सब सेल ही है। और सेल में जो की बात करेंगे तो स्पर्म भी क्या है? सेल है हमारे बॉडी का। कहाँ चला गया? चलिए बताते हैं आप लोग को। लोग को मूवमेंट भी दिखाते हैं स्पर्म का। बढ़िया से एक, चलिए स्पर्म का मूवमेंट पे थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन पहले एक चीज और बात कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए। बढ़ू एक स्टेप? चलिए देखिए, एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और स्पर्म का जो आपका क्वेश्चन है मूवमेंट, उस पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में। हटा रहा हूं इसको। देखो, सामने में जो है यही टेस्टिस के बारे में बात कर रहे थे, यही वन पेयर टेस्टिस है। तो बन तो गया इसी में टेस्टिस, ये बन कहाँ रहा है? टेस्टिस के, ये बन कहाँ रहा है? तो टेस्टिस के अंदर। स्पर्म कहाँ बन रहा है? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर बनने के बाद ये कहाँ आ जाएगा? टेस्टिस के अंदर बनने के बाद ये आ जाएगा, बस यहां याद रखो, इपीडिडेमिस ये वाला पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन है, इसी पोर्शन का नाम क्या है? इपीडिडेमिस। इपीडिडेमिस में आ जाएगा और फंक्शनल मैच्योरेशन यही होता है। अप्रोक्स 1 मंथ तक, 1 महीने तक स्पर्म यहीं पे स्टोर रहेगा, इवन ज्यादा भी रह सकता है। और स्पर्म स्टोर होने के बाद ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं भास डिफरेंस, ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये भास डिफरेंस। तो ये भास डिफरेंस होते हुए इधर आएगा। ये वाला पोर्शन क्या है? यूरिनरी ब्लडर का। हमारा जो यूरिन है यहीं पे स्टोर होता है। तो यूरिन जो बनेगा वो तो बनता है किडनी में। हमारा यूरिन कहाँ बनता है? हमारे किडनी में। थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको लाइफ प्रोसेस में किडनी का, नहीं? 1 पेयर किडनी मौजूद होता है, याद होगा। किडनी का अगर सेक्शन काटा जाए तो फिर बताया था बाहर से कॉटेक्स होता है। किडनी का सेक्शन काट के अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन क्या बताया था? कॉटेक्स वाला पोर्शन, नहीं, ये वाला पोर्शन जो ब्लिंक कर रहा है कॉटेक्स है। और अंदर में जो ये है, यूरिन बन के इसके अंदर आएगा। यूरिन बनने के बाद कहाँ जाएगा? यूरिन बनेगा तो इसके अंदर आएगा। और ये वाला जो पोर्शन होता है यूरिन बनने के बाद जो आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस होते हुए कहाँ जाएगा? ये वाला पोर्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेटर। और यही यूरेटर होते हुए हमारा यूरिनरी ब्लडर में आ जाएगा। बोले तो यूरिन जहाँ स्टोर होता है, इसी में हमारा क्या होता है? यूरिन स्टोर, यूरिनरी ब्लडर में। और यही जो यूरिन स्टोर होता है, इसका हाफ पार्ट अगर हटा दूं और फिर एक बार हाफ पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है यूरिनरी ब्लडर, ये, और इसका सेक्शन में पूरी तरह से काट के हटाऊं तो ये वाला पार्ट जैसे हटाएंगे और हटाने के बाद जैसे अगर इसको देखेंगे साइड व्यू से, तो इसी के अंदर हमारा क्या होता है? यूरिन। हमारा यूरिन इसी के अंदर स्टोर होता है। और यूरिन तो इधर स्टोर हो रहा है, लेकिन हमारा जो स्पर्म है, स्पर्म के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे, क्योंकि अभी रिप्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है, तो फिर से एक बार देखिए, ये वाला पोर्शन किसका है? टेस्टिस का। मैंने अभी अभी बताया टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आएगा, और यही टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आ रहा है, तो इसी टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या बताया? ये जो पोर्शन है अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल सब के बारे में बात की, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और यही बताया कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये वाला जो पोर्शन है, इसी को क्या बोले? सेमनीफेरस टिब्यूल।
और यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आके टेम्पोररी स्टोर रहता है और फिर आ जाता है ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं भास डिफरेंस। और यही जो भास डिफरेंस में आया, तो जरा सा इसको बैक साइड करता हूं, बैक साइड से देखिए यही भास डिफरेंस में आ चुका है। स्पर्म आने के बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड में आता है। कहाँ पे? प्रोस्टेट ग्लैंड। पिछले क्लास में हम इस पे बात किए थे। प्रोस्टेट ग्लैंड ये है हम लोग का प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला पोर्शन जो क्या कहलाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का कहलाता है। हॉर्ट शेप स्ट्रक्चर होता है। और इसी प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर सेक्शन काटा जाए, एक लेयर में हटाया और दूसरा लेयर देखो फिर हटा रहा है, ये जो लेयर है आपका फिर से हटा रहा है, और हाफ पार्ट जैसे इसका काटेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है अंदर से ग्लैंडुलर होता है। ये सब ग्लैंड सब मौजूद है। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आए। ये देखिए ग्लैंडुलर टिश्यू सब प्रोस्टेट का हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी हटाएंगे। और देखो अब जो यहाँ पे आया था ये भास डिफरेंस यही था, स्पर्म को लेके आया है। और स्पर्म को जो लेके आया है, गौर से देखिएगा, गौर से, ये वाला नहीं, ये वाला पोर्शन, स्पर्म को जो लेके आया है यही भास डिफरेंस है। तो यही भास डिफरेंस है। और ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम है सेमाइनल वेजाइकल। इसका नाम क्या है? सेमाइनल वेजाइकल। वन पेयर स्ट्रक्चर होता है, एक लेफ्ट साइड का और दूसरा राइट साइड का सेमाइनल वेजाइकल। एक इधर भी सेमाइनल वेजाइकल मौजूद है, तो इधर भी सेमाइनल वेजाइकल और इधर भी ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये भी क्या है? सेमाइनल वेजाइकल का है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सेमाइनल वेजाइकल इसका भी कुछ काम होगा, तो बात करते हैं थोड़ी देर में। फिर यही सेमाइनल वेजाइकल का सिक्रेशन प्लस यहाँ पे जो इसका सिक्रेशन आया, स्पर्म जो आया और प्लस सेमाइनल वेजाइकल। देखो स्पर्म प्लस ये नहीं थोड़ा सा ऊपर, ये सेमाइनल वेजाइकल, ये दोनों का सिक्रेशन देखो इसमें आ गया। प्रोस्टेट ग्लैंड ये है, प्रोस्टेट ग्लैंड में ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है पतला सा, छोटा सा पतला सा, इसका नाम है इजुकुलेटरी डक्ट। क्या नाम होता है? इजुकुलेटरी डक्ट बोलते हैं हम लोग इसको। देखो हम यहाँ पे लिखा रहा है, क्लोज व्यू लिए इसका। कहाँ पे आ जाएगा? इजुकुलेटरी डक्ट, यही है इजुकुलेटरी डक्ट। इजुकुलेटरी डक्ट होते हुए ये आ जाएगा इसमें, और इसका नाम है यूरिथ्रा। इसका नाम क्या है? यूरिथ्रा। इजुकुलेटरी डक्ट होते हुए ये जो आता है इसके अंदर आएगा, और इसी का नाम क्या है? यूरिथ्रा। ये वाला पोर्शन क्या है? यूरिथ्रा में आ गया। और यही यूरिथ्रा कंटिन्यू जाता है, यही यूरिथ्रा कंटिन्यू जाएगा और कंटिन्यू पेनिस में आ जाएगा। यही यूरिथ्रा पेनिस में आएगा। लेकिन देखिए जो हम लोग का पेनिस की बात करें, मेल का जो पेनिस होता है वो ये वाला पोर्शन क्या बोला जाता है? पेनिस है। ये पूरा पोर्शन कहलाता है पेनिस है। पेनिस में अगर गौर से देखा जाए तो दो गो कॉर्पस कैवर्नोसम होता है। इसका नाम है कॉर्पस कैवर्नोसम, ये राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड, और नीचे के साइड स्पंजी नेचर का होता है। पेनिस जब इरेक्ट होता है तो दो कॉर्पस कैवर्नोसम में ब्लड भरने के कारण ही इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है। और नीचे ये जो दिख रहा है ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहलाता है, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में ही यूरिथ्रा होता है। यही जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम वाला पार्ट है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखिए पाइपलाइन स्ट्रक्चर यही यूरिथ्रा है, और यही यूरिथ्रा होते हुए ये ग्लांस पेनिस में आता है। और यही ग्लांस पेनिस को अगर हटा दिया जाए तो आप देखिए यही यूरिथ्रा होके क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो सीमेन इसी होके बाहर आता है। मेल के केस में क्या है? यूरिन भी इसी होके बाहर आएगा और सीमेन भी इसी होके यूरिथ्रा होके ही बाहर आता है। तो मतलब मेल में सीमेन का बाहर आना या यूरिन का, दोनों का कॉमन ओपनिंग है। देखो यूरिन यहाँ स्टोर था, यूरिन यहाँ स्टोर था, तो यही यूरिन यूरिथ्रा में आएगा और यही यूरिथ्रा होते हुए क्या होगा? बाहर आ जाता है। तो ह्यूमन मेल में कॉमन ओपनिंग है, यूरिन और सीमेन दोनों कहाँ से बाहर आएगा? यूरिथ्रा होके ही बाहर आता है। जबकि ह्यूमन फीमेल का अलग अलग ओपनिंग है। फीमेल में यूरिथ्रल ओपनिंग अलग है, यूरिन बाहर का ओपनिंग से आता है, दूसरा ओपनिंग से। और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जिसको वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं वो अलग होता है। तो मेल का आपका पार्ट जानना था, तो मेल के पार्ट में आपको बस याद रखना है क्या? टेस्टिस जो मेल पार्ट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इपिडिडेमिस ये वाला पार्ट भास डिफरेंस का है। फिर ये सेमाइनल वेजाइकल, सेमाइनल वेजाइकल में एक लाइन जरूर याद रखिएगा, ये जो सेमाइनल वेजाइकल है ये क्या सिक्रीट करता है? फ्रुक्टोज। ये क्या सिक्रीट करेगा? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को बोलते हैं फ्यूल ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो तैरता है, स्पर्म जो मूव करता है नहीं, तो वो फ्रुक्टोज के कारण ही स्पर्म का मूवमेंट होता है। अगर ह्यूमन फीमेल में अगर स्पर्म के मूवमेंट की बात करें तो इस तरीके से स्पर्म मूव करता रहता है नहीं। फीमेल के बॉडी में जो स्पर्म के मूवमेंट की बात करें तो यही है स्पर्म। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म दिख रहा है, स्पर्म का स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो इसको बोला जाता है हेड, इसको बोला जाता है हेड। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे अगर बात किया जाए तो ये वाला पोर्शन है हेड का, ये हेड होता है। इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है बोले तो एन, और इसमें आगे में होता है लाइसोसोम। आप लोग जानते होइएगा, सेल बायोलॉजी में पढ़े होइएगा लाइसोसोम, लेकिन ये स्पेशल टाइप का लाइसोसोम है, तो यहाँ लाइसोसोम न बोल के बोला जाता है एक्रोसोम। क्या बोला जाता है?
एक्रोजोम होता लाइसोजोम ही है, लेकिन स्पेशल नाम दिया गया है एक्रोजोम। और ये वाला पोर्शन इसका मिडिल पीस कहलाता है, और इसी मिडिल पीस में ढेर सारा मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल अरेंजमेंट में होता है। लगभग मिडिल पीस में अगर हम लोग बात करें तो 15 से 20, कभी कभी तो अप टू 25 तक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। कम से कम 15, मैक्सिमम 30 तक हो सकता है, मैक्सिमम 30 तक हो सकता है। मतलब 15 भी हो सकता है, 20 भी, 25 भी, 30 भी नहीं ये। और इसका ये जो है पीछे वाला पोर्शन ये कहलाता है टेल। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? टेल है, ये टेल है। और सबसे ऊपर का जो सरफेस है उसमें मेम्ब्रेन है। सबसे ऊपर जो सरफेस होता है पूरा मेम्ब्रेन होता है। स्पर्म क्या होता है? तो स्पर्म ये सेल है। कैसा सेल है? तो हैप्लोइड सेल है। हैप्लोइड सेल होता है। स्पर्म जिंदा होता है, ये हैप्लोइड सेल होता है, सही। और हैप्लोइड सेल का जो न्यूक्लियस होता है तो एन, और एन बराबर होता है इसमें 23 क्रोमोजोम। 23 क्रोमोजोम में बांट सकते हो 22 आउटोजोम प्लस एक्स हो सकता है, या नहीं तो 22 प्लस वाई। ये दो तरह का स्पर्म हो सकता है। अगर एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पर्म है तो ये बेटी बनाने वाला स्पर्म है, और अगर वाई क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पर्म है तो ये बेटा बनाने वाला स्पर्म है, नहीं। तो स्पर्म इसमें दो तरह का आपको मिलेगा, एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग और वाई क्रोमोजोम कंटेनिंग। और यही स्पर्म में क्या होता है? इसी स्पर्म में जो हम लोग बात करते हैं ये क्या होगा कि मूवमेंट मूवमेंट करता है। रुकना है। हो गया? बच्ची का क्या हो गया? तबीयत खराब है क्या? तबीयत डाउन? क्या हो रहा है? सर दर्द? नहीं, ज्यादा निजी है तो धूप से आके पानी मत पिया कीजिए कभी भी। सबसे बड़ा गड़बड़ आप लोग करते हैं, और उसमें भी ठंडा पानी पी लेते हैं। ठंडा पानी हमेशा हार्मफुल है, हमेशा, चाहे धूप में से आइए या ना आइए। बॉडी रहता है हीट, और आप लोग देते हैं ठंडा के अचानक से, तो अंदर जाके झगड़ा कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। पानी पीना है तो बेस्ट ऑप्शन घड़ा। घड़ा रखिए, हम भी रखे हैं, हाँ, घड़ा सुराही है ना। हम फ्रिज बहुत बड़ा है, लेकिन फ्रिज में हम पानी बिल्कुल नहीं रख पाते। मेरे घर में जाइएगा, फ्रिज है, है ही नहीं, बहुत बड़ा फ्रिज है, ठीक। चाहे तो बाल्टी घुसा दें, लेकिन वही है कि एक बूंद भी पानी उसमें नहीं रख पाते। सब्जी रहता है, बाकी खाने पीने का आइटम सब, पानी का जरूरत ही नहीं। पानी के लिए हम सुराही रखे बड़ा सा, है ना। क्या है कि फ्रिज पानी ठंडा करता है और सुराही पानी शीतल करता है, दोनों में अंतर है, ठंडा और शीतल में। सुराही का पानी पीजिएगा, बीमार नहीं होइएगा, बस सकते सुराही साफ सुथरा हो। हाँ, घड़ा या सुराही जो भी बोलिए, है ना। और फ्रिज का पानी पीने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपको नुकसान करेगा, ठीक है। चलिए, हो गया, हटा रहा हूँ। तो मैं इसी स्पर्म का मूवमेंट के बारे में बात कर रहा था। इसी तरह से ये क्या करता है? मूवमेंट करता रहता है स्पर्म। तो स्पर्म इस तरीके से ये मूवमेंट करता रहता है, और स्पर्म का यहाँ पे पार्ट बताया नहीं। तो ये स्पर्म के मूवमेंट में इसी में बताया हेड है, और हेड में क्या मौजूद होगा? न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस होगा? हैप्लोइड। ये मिडिल पीस जिसमें क्या मौजूद होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया सब है, नहीं, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में होता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया को निकाला जो क्या करेगा? एटीपी बनाएगा। लेकिन खास बात है यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी नहीं बनाता है, फ्रुक्टोज को तोड़ के एटीपी बनाता है, ठीक है। और फिर इधर ये टेल जो तैरने में हेल्प करवाता है। आपका आंसर मिल गया? नहीं समझे, फिर बोलिए। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज लेता है एनर्जी के लिए। अच्छा, तैरता किस चीज में है? अच्छा, तैरता किस चीज में, उसके लिए भी अच्छा सा एक वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये हो गया कौन सा पार्ट? ये मेल का स्पर्म वाला पार्ट हो गया, नहीं, है स्पर्म का ये पार्ट हो गया, जो स्पर्म का जो मूवमेंट होता है। हम लोग आइए फीमेल वाला पार्ट में आते हैं जरा सा। मेल वाला पार्ट डन।
काफी है मेल का इतना आपका। फीमेल वाला पार्ट में आते हैं। फीमेल वाला पार्ट में जैसे आए, ह्यूमन फीमेल का पार्ट अगर, तो फीमेल का यहाँ पे पार्ट मौजूद है सामने में जो दिख रहा है। तो फीमेल का भी क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट कहाँ पे होता है? पेल्विक रीजन में। पेल्विक गर्डल यही है यहाँ पे जो बताया था। ये देखो पेल्विक गर्डल को फिर से कवर कर रहे हैं हम। पेल्विक गर्डल का पार्ट ये पूरा पार्ट है। ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ये किसका पार्ट है? पेल्विक गर्डल का। तो ह्यूमन मेल में तो बाहर भी आया था, एब्डोमेन के बाहर भी आया था टेस्टिस। टेस्टिस ह्यूमन मेल में एब्डोमेन के बाहर होता है। फीमेल का सारा चीज एब्डोमेन में या यूं कहिए के अंदर होता है, पेल्विक गर्डल। जैसे मेल में क्या होता है, जैसे मेल वाला पार्ट में एक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं। मेल के बारे में अगर बात करें, मेल का यहीं पे बात करते हैं साइड में। तो मेल मान लो कि ये मेल बॉडी है और मेल का ये हेड हो गया, ये हाथ पांव मान लेना है, ये पांव वाला ये वाला इस तरह से पोर्शन। तो मेल के केस में क्या होता है, टेस्टिस जो होता है ना वो एब्डोमेन के अंदर शुरू में था। ये टेस्टिस अंदर में था। कब था? जब माँ के पेट के अंदर हम लोग थे। लेकिन जैसे 7वां महीना आता है, 7th मंथ, माँ के यूट्रस के अंदर 7वें महीने में, तो यही टेस्टिस बाहर कर दिया जाता है। यही टेस्टिस बाहर कर दिया जाता है। बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलता है स्क्रोटम। इसी स्क्रोटम में 7वें महीने में टेस्टिस को क्या करता है? बाहर करवा देता है। ये बाहर करवा देता है। और जो टेस्टिस बाहर आया तो अंदर वाला टेस्टिस हट जाएगा। अंदर वाला ये टेस्टिस हट गया, तो ये टेस्टिस का बाहर होना डेहिसेंट ऑफ टेस्टिस कहलाता है। आखिर टेस्टिस क्यों बाहर किया गया? तो एक्चुअल में ये जो स्क्रोटम है इसमें एक मसल्स होता है, डार्टस मसल्स, जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। स्पर्म बनने के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है, लोअर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। ह्यूमन मेल का जो बॉडी टेम्परेचर है उसका स्पर्मेटोजेनेसिस तभी हो पाएगा जब बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। इसीलिए टेस्टिस जो कि बहुत ही वैल्यूएबल चीज है उसको क्या किया गया? बाहर कर दिया जाता है। और कब किया जाता है? तो 7वें महीने में बाहर निकाल दिया जाता है। जब हम लोग मेल चाइल्ड जो भी माँ के पेट के अंदर थे, 7वें महीने में उसका टेस्टिस बाहर आया था। और बाहर करवाने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। टेस्टोस्टेरोन अगर टेस्टिस बाहर आ गया तब तो मेल के टेस्टिस में स्पर्म बनेगा। लेकिन मान लीजिए कोई मेल ऐसा है जिसका टेस्टिस अंदर ही रह गया, तो ये मेल स्ट्राइल हो जाएगा। बोले तो बाप नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो टेस्टिस को बाहर लाना जरूरी है। जब मेल चाइल्ड जन्म लेता है तो डॉक्टर उसके टेस्टिस को पाल्पेट करके देखता है कि अंदर ही रह गया कि बाहर आया। अगर अंदर रह गया तो उसको ऑपरेट करके बाहर निकालेगा। नहीं, अगर एक भी टेस्टिस बाहर आ गया तो वो मेल फर्टाइल होगा। लेकिन अगर दोनों में से दोनों टेस्टिस अंदर रह गया तो ये मेल स्ट्राइल हो जाएगा। खैर इतना काफी है इसमें। यहाँ पे देखो फीमेल वाला पार्ट में जो हम लोग बात करते हैं, फीमेल वाला पार्ट, तो फीमेल वाला पार्ट में आएंगे तो मैंने जैसा कि बताया ये वाला रीजन क्या है? पेल्विक रीजन है। ये वाला जो रीजन है ये कौन सा रीजन है? ये पेल्विक गर्डल का रीजन है। तो फीमेल का सारा पार्ट अंदर में ही होता है, पेल्विक गर्डल के अंदर में ही होता है। फीमेल का जो होता है ओवरी, ओवरी की अगर बात करें तो ये वाला पोर्शन ओवरी कहलाता है। ये जहां ओवा का प्रोडक्शन होता है और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। फीमेल में 1 पेयर ओवरी मौजूद होता है। फीमेल में जो बात करेंगे कितना ओवरी मौजूद है? 1 पेयर ओवरी। फीमेल का जो ओवरी मौजूद होता है कितना होता है बच्चों? तो देखो ये पूरा स्केलेटन है, फिलहाल जरूरत नहीं है तो मैं हटा दे रहा हूँ। 1 पेयर ओवरी मौजूद होता है ह्यूमन फीमेल में। नहीं, इधर भी ओवरी मौजूद है, ये भी एक ओवरी है, इधर भी एक ओवरी है, 1 पेयर ओवरी। और दोनों साइड से जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और बीच में ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये यूटेरस, बीच वाला ये जो पोर्शन है यूटेरस। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वेजाइना है। और बाहर से जो स्ट्रक्चर होता है भलवा कहलाता है। नहीं, तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बताया? 1 पेयर ओवरी। तो ओवरी की जो बात करेंगे, 1 पेयर जो यहाँ पे ओवरी है, तो यही ओवरी में क्या बनेगा? ओवा का प्रोडक्शन होगा। यही ओवरी की जो बात करेंगे, ये जो ओवरी है, ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आता है। ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो ये 2 काम करेगा। क्या काम करेगा? एक गैमिट बनाएगा और दूसरा सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। गैमिट में फीमेल गैमिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवा,
मतलब ओवा बनाने का काम करेगा। और जो सेक्स हार्मोन है फीमेल में दो सेक्स हार्मोन होगा, एक आता है एस्ट्रोजन, OES भी लिखा था, एस्ट्रो TRO भी लिखा था, और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। देखो एक चुनना हो तो एस्ट्रोजन चुनेंगे, मेन हार्मोन एस्ट्रोजन है, और प्रोजेस्टेरोन भी है, लेकिन इसको बोला जाता है मेनली प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी कंडीशन में फीमेल के बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन होता है फीमेल के बॉडी में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? ओवरी से। ओवरी से सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्लस गैमेट, इसीलिए इसको बोला गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा जितना भी है, ये फ्लैपियन ट्यूब है, ये वाला पोर्शन फ्लैपियन ट्यूब है, ये पूरा पोर्शन जो यूटेरस का है, यूटेरस का अगर कभी शेप पूछ दे तो इन्वर्टेड पियर शेप बोला जाएगा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है वेजाइना, और इधर जो पार्ट है उसको बोला जाएगा भलवा। नहीं, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका है? फीमेल का। इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन फीमेल में अगर बात करें तो वन पेयर मेमोरी ग्लैंड भी मौजूद होता है। नहीं, लेकिन पहले ओवरी पे जरा सा आते हैं। ओवरी पे हटाओ, इसको हटाओ। पढ़ो, देखो एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। ओवरी के अंदर क्या बनना है? ओवा। हटा रहा हूं। ओवरी के अंदर क्या बनना है? ओवा। ये जो ओवरी दिख रहा है इसी के अंदर क्या बनना है? ओवा। पूजेनेसिस इसी के अंदर होना, ओवा का प्रोडक्शन इसी में होना। और प्लस यूट्रस, यूट्रस का अगर हाफ पार्ट काट दिया जाए, यूट्रस जो आपको दिख रहा है बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, इसका हाफ पार्ट अगर मैं काट दूं, यहाँ पे जरा सा साइड ले लिया, और इसका हाफ पार्ट में काट के हटा रहा हूं, और हाफ पार्ट काट के हटाए, और इधर जो पोर्शन है, ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है इंडोमेट्रियम। सबसे इनर पार्ट इसका बोला जाता है इंडोमेट्रियम। ये वाला जो पोर्शन है, ये अंदर में जो पोर्शन है, इसी का नाम क्या है? इंडोमेट्रियम। क्या होता है? इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम है। यहां से यहां तक का पार्ट बोला जाता है मायोमेट्रियम। मायो मतलब मसल्स, मेट्रियम। और सबसे बाहर का जो पार्ट है, एक लेयर होता है बाहर से, पेरीमेट्रियम कहलाता है। ये वाला पोर्शन कहलाता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। ये यूट्रस को तीन कहिए की पार्ट में बांटा जाता है। पहले तो यूट्रस का जो सबसे आउटर लेयर होता है, पार्ट में बांटा नहीं जाता है, लेयर वाइज। सबसे बाहर का लेयर पेरीमेट्रियम कहलाता है। बीच में जो ये मस्कुलर है, मोटा ऐसा जो दिख रहा है, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर इंडोमेट्रियम। ह्यूमन फीमेल में मेंसुरेशन होता है, मेंसुरल साइकिल, और मेंसुरल साइकिल का होना वो इंडोमेट्रियम का ही टूटना होता है। ये जो अंदर इंडोमेट्रियम है, यही इंडोमेट्रियम जब टूटता है तो मेंसुरल फ्लो भेजाना होते हुए बाहर आता है। तो जो मेंसुरेशन होता है वो किसके कारण होता है? इंडोमेट्रियम लेयर। यही इंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ता और घटता रहता है। ह्यूमन फीमेल का जो मेंसुरेशन साइकिल चलता है वो 28 दिन का साइकिल चलता है। 28 दिन की बात करें तो डे 1 से लेके डे 28 साइकिल चलता है। नहीं, ज्यादातर फीमेल का जो मेंसुरेशन चलता है, मेंसुरल साइकिल की जो बात करें, 28 दिन का साइकिल होता है ज्यादातर फीमेल का। लेकिन जरूरी नहीं है कि 28 दिन ही हो, किसी का 26 भी हो सकता है, किसी का 27, किसी का 28, 29, 30, 31, 32, अप टू 35 दिन तक चल सकता है। तो मेंसुरेशन जो होता है, नहीं नॉर्मल बात करें तो 28 दिन, और इस 28 दिन में 14वां दिन 14 डेज जो मेंसुरल साइकिल का होता है, ओवा का बाहर आना, इसको बोलता है ओव्यूलेशन पीरियड। यहीं पे ओवा बाहर आता है। एक जो ह्यूमन फीमेल में ये जो ओवरी है, ये ओवरी में जो बनेगा ये, तो ये 14वां दिन ही बाहर आता है। और बाहर कहाँ आता है? फ्लैपियन ट्यूब में। फ्लैपियन ट्यूब क्या है? ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये फ्लैपियन ट्यूब वाला पोर्शन है, या इधर जो दिख रहा है ये फ्लैपियन ट्यूब वाला पोर्शन है। लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है फ्लैपियन ट्यूब, और अंदर में सिलिएटेड इपिथेलियम होता है जो ओवा को बीट करता है। बोले तो मार मार के धक्का देता है कि जा यूट्रस के टुबार से। नहीं, तो 14वां दिन क्या होता है? एक बाहर आता है ह्यूमन फीमेल का, और ह्यूमन फीमेल का एक बार ओवरी से एक बाहर निकल गया तो मात्र 24 घंटा जिंदा रहेगा। मतलब 24 घंटा के अंदर उसको स्पर्म चाहिए। अगर स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइज होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ओवा 14वां दिन, मेंसुरेशन साइकिल का 14वां दिन
14वां दिन में ये बाहर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इससे पहले ह्यूमन फीमेल का जो ब्लीडिंग फेज होता है लगभग 5 to 6 डेज चलता है। ऐसे ये भी वेरी करता है। जो एंडोमेट्रियम टूटता है, ये जो एंडोमेट्रियम टूटेगा, तो एंडोमेट्रियम जैसे टूटता है तो अंदर में क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है। हम लोग का क्लॉटिंग टाइम होता है 2 to 6 मिनट। एंडोमेट्रियम जो होता है इसलिए बना था, वो मोटा इसलिए हुआ था कि प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को तैयार किया गया कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो इंडोमेट्रियम में ही ले जाके वो ये जो ओवा आ रहा था फर्टिलाइज होके उसको चिपका देना है, वहीं पे फिर डेवलपमेंट होना था। लेकिन मान लीजिए ह्यूमन फीमेल कपुलेट नहीं थी, कपुलेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, तो प्रेग्नेंट नहीं हुई, बेचारा ओवा मारा गया है। और मरने के बाद जब इधर आया तो ये जो इंडोमेट्रियम को तोड़ा तो तुरंत में क्लॉट कर जाएगा, अंदर ही क्लॉट कर जाएगा। और क्लॉट करने के बाद वही क्लॉटेड ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे क्लॉटेड ब्लड वही भेजाना होते हुए पास आउट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज हर एक फीमेल का अलग अलग होगा। जनरली फर्स्ट डे अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो धीरे से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे थोड़ा हैवी फ्लो हो जाता है। फोर्थ डे से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फ्लो घटना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग कम होना स्टार्ट होता है। मैक्सिमम 6 डेज तक जनरली चलता है। लेकिन ये भी है किसी फीमेल का 7 भी हो सकता है, किसी का 8 भी हो सकता है, किसी फीमेल का 2 से 3 दिन ही ब्लीडिंग फेज चलेगा। तो जनरली ये बोला जाता है ब्लीडिंग फेज होता है। और इसके बाद का फेज यहां से लेके यहां तक ओवा बनता है, ओवा मैच्योर होता है, जिसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकुलर का मैच्योरेशन होना। इसको बोलता है प्री ओवुलेटरी फेज। इसका नाम दिया जाता है प्री मतलब पहले का, प्री ओवुलेटरी फेज, इसको बोला जाएगा प्री ओवुलेटरी फेज। और बाद वाला जो होता है 14वां दिन के बाद 15 दिन से 28 दिन पोस्ट ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो देखिए प्री ओवुलेटरी फेज इसको 4 भाग में बांटा, ब्लीडिंग फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, ओवा ओवुलेशन फेज और पोस्ट ओवुलेटरी। तो ओवा कब बाहर आएगा, ओवा 14वां दिन में बाहर आता है। ओवुलेशन जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 14वां दिन में ओवा बाहर आता है। और जैसा कि मैंने बोला कि ह्यूमन फीमेल का जैसे ओवा बाहर आएगा तो 24 घंटा मात्र वेट करता है स्पर्म का, ज्यादा देर ओवा वेट नहीं करता। 24 घंटा के अंदर अगर उसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगा। और 24 घंटा के अंदर अगर ओवा को स्पर्म नहीं मिला तो ओवा मारी जाएगी। लेकिन ह्यूमन फीमेल में अगर मान लीजिए कि मेल कपुलेट किया है और मेल अगर कपुलेट किया है और मेल इंसेमिनेट भी कर दिया, बोले तो स्पर्म यहाँ छोड़ दिया, अगर मेल स्पर्म छोड़ा है तो ह्यूमन फीमेल के बॉडी में स्पर्म 72 घंटा तक जिंदा रह सकता है। स्पर्म 72 आवर तक जिंदा रह सकता है। तो 72 घंटा स्पर्म जिंदा रह लेगा और 24 घंटा ओवा नहीं। इसका मतलब अगर गौर से देखा जाए 3 दिन पहले का अगर कपुलेशन है, अगर कोई फीमेल 3 दिन पहले कपुलेट की है, जिस दिन ओवा निकलना है उसका, तो यहाँ देखिए 15, 13, 12, 11। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 24, 48, 24, 72 कि ओवा सुबह निकला कि शाम निकला ये तो पता ही नहीं है। तो लोग सेफ पीरियड एक दिन और लेता है, इधर 10, इधर ये हो गया 10, और इधर देखिए इस साइड 14 के बाद 24 घंटा ओवा जिंदा रहेगा। तो 14वां दिन तो ये 15वां दिन सेफ लेने के लिए एक दिन और लेता है, 16। तो देखो 10, 11, 12 जोड़ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो 7 दिन है ये हॉट पीरियड माना जाता है जिसमें फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर इससे पहले कितना भी स्पर्म आ जाए बॉडी में और इसके बाद भी कितना भी स्पर्म आ जाए, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। मतलब ह्यूमन फीमेल का प्रेगनेंसी पीरियड यही है, कहने का मतलब बीच का पीरियड जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन टाइम। और मोस्टली फीमेल को अपना ओवुलेशन टाइम पता होता है। अगर फीमेल को पता नहीं है, अपने बॉडी पे थोड़ा सा ध्यान दे तो पता चल जाएगा। ओवुलेशन के समय हार्ट बीट थोड़ा तेज रहेगा, ओवुलेशन के समय बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री से 1 डिग्री बढ़ा हुआ रहेगा, ओवुलेशन के समय सेक्सुअल अर्ज करेगा कि कहीं से भी क्या हो, स्पर्म बॉडी में आए, स्पर्म का डिमांड करेगा नहीं। तो ये सब अगर हो रहा है दैट मीन्स वो ओवुलेशन टाइम है। और ओवुलेशन टाइम में अगर फीमेल कपुलेट कर ली तो प्रेगनेंसी क्रिएट कर जाएगा, नहीं तो प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो फिर वही होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा तो ओवा जो फर्टिलाइज किया वो फ्लैपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करेगा। फ्लैपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के बाद ओवा को इधर धक्का मार मार के यूट्रस तक लाएगा और यहाँ पे चिपका देगा। और एक बार जहां यूट्रस में चिपका, इंडोमेट्रियम में ओवा चिपका, अगर चिपक गया तो प्रेगनेंसी का डे 1 वहीं से क्रिएट स्टार्ट। नहीं, शुरू में तो फीमेल को पता भी नहीं चलेगा प्रेग्नेंट है,
फीमेल को कब मालूम चलेगा? जब अगला मेंस्ट्रुएशन आना था, मान लीजिए मिस कर गया। प्रेगनेंसी केस में क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन गैप हो जाएगा। अगर हाल फिलहाल फीमेल कपुलेट की है और उसका मेंस्ट्रुएशन 9% चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट है। अब क्या है कि प्रेगनेंसी है तो मात्र 1 महीने में, प्रेगनेंसी का 1 महीने में ही हार्ट बन जाता है बेबी का। 1 मंथ में लगभग 20 से 25 दिन में ही क्या बन जाएगा? बेबी का हार्ट। मतलब बेबी जिंदा हो चुका है, हार्ट बन गया। दूसरा महीना तक आते आते लिम्स बन जाता है, हाथ पांव बन जाता है, फिंगर सब बनना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा महीना में सेक्स ऑर्गन बन जाता है। अगर मान लीजिए फीमेल अपने बॉडी पे केयर नहीं कर रही है, उसको पता भी नहीं चलेगा, 2 महीना तो यूं ही गुजर जाता है। नहीं, और जब तक पता चला तीसरा महीना, उसके बाद अगर डॉक्टर के पास एबॉर्शन के लिए चले भी जाए तो वो एबॉर्ट नहीं करवाएगा डॉक्टर, क्योंकि एबॉर्शन का टाइम 3 महीना तक होता है। 3 महीने के अंदर एबॉर्ट होता है। एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। एमटीपी, एबॉर्शन को बोला जाता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 3 महीने के अंदर ही एबॉर्शन करवाया जाता है। वो भी लीगल नहीं है, एबॉर्शन करवाना इलीगल है। लेकिन कुछ केस है जिसमें लीगल है। जहां एमटीपी के लिए लोग पहुंचता है तो पहले तो हस्बैंड को खोजेगा डॉक्टर, हस्बैंड का उसको लाइए या माँ बाप को लाइए। बिना माँ बाप, बिना हस्बैंड का एबॉर्शन नहीं करेगा। नहीं, तो शुरू में 3 ही महीना तक एमटीपी करवाया जाता है, एबॉर्ट करवाया जाता है। तो प्रेगनेंसी जब भी काउज होता है, इस बीच में काउज होता है। इससे पहले काउज नहीं होगा, इसके बाद भी काउज नहीं होगा। इसको जोड़ने का सही तरीका होता है, मान लीजिए कोई फीमेल है जिसका, आज कितना डेट है? 3। मान लीजिए कोई फीमेल है जिसका मेंस्ट्रुएशन आज स्टार्ट हुआ। सपोज कीजिए 3 तारीख का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ और उसका साइकिल 28 दिन का चलता है। उस फीमेल को पता होता है मेरा साइकिल कितने दिन का चलता है। नहीं, 28 का चल रहा है कि 29 का चल रहा है। तो 3 तारीख को मान लीजिए आज 3rd है, 3 तारीख है, तो 14 दिन बिफोर, 14 दिन घटा दीजिए 3 में से। तो 3 में से 3 घटाइएगा तो 0 पे चला गया। तो 31वां महीना है कि 30 का, वो भी याद रखना पड़ेगा। तो इसको घटाइए, 14 दिन घटाइए और वो जो आएगा वही ओवुलेशन पीरियड होगा। बैक से घटाना है, बैक से। तो जो भी आ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा? ओवुलेशन टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से पीछे से घटाना है। मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होना है वो फीमेल को पता होता है कि उसका डेट क्या है। डेट से 14 दिन घटा देना, तो वो उसका ओवुलेशन का टाइम होता है इस बीच में। और इस बीच में ओवा मात्र 24 घंटा ही वेट करेगा। 24 घंटा के अंदर अगर स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा। तो इसी बीच में बचना रहता है, इसी बीच में बचना रहता है। किससे? कपुलेशन से या स्पर्म से। इसी बीच में बचना रहता है। किससे? कपुलेशन से। नहीं, अगर फीमेल इस बीच में कपुलेट कर गई है तो प्रेगनेंसी होने का चांसेस 99% इस बीच में अगर कपुलेट की है। अब क्या है कि कपुलेशन इस बीच में नहीं करना है, पहला बात। और अगर करना भी है तो प्रिकॉशन लेना है। तो आप लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिया हुआ है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यही बात करना होता है कि चाइल्ड को कैसे रोका जाए। दूसरा बात करना होता है जच्चा बच्चा स्वस्थ हो। जैसे अगर कम एज में शादी हो जाए तो माँ खुद स्वस्थ नहीं है, बच्चे को क्या स्वस्थ रखेगी। और प्रेगनेंसी क्रिएट अगर कम एज में हो गया तो बच्चा जो होता है माँ के बॉडी पे वो पैरासाइट के फॉर्म में होता है। माँ कुछ खाए कि नहीं, बॉडी से वो खींच के लेके चला जाएगा। माँ जितना सांस लेती है बच्चा उसमें से सांस लेके चला जाएगा, एयर लेके चला जाएगा। नहीं, पूरा फूड लेके चला गया एयर, बेबी का यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए बोला जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जच्चा और बच्चा, मतलब माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। दोनों का स्वस्थ रखना जरूरी है। तो प्रेगनेंसी एक सर्टेन टाइम पीरियड पे होना चाहिए। जैसे अभी पहले था शादी करने का एज था 18 साल, आजकल बढ़ा के 21 साल कर दिया गया फीमेल के लिए। 18 साल से पहले बोले तो अब अगर नया वाला डाटा पे बात करें तो 21 साल से पहले अगर आपका शादी हो रहा है और कोई अगर फोन कर दिया पुलिस को तो आपको उठा के ले जाएगा। आपको क्या, माँ बाप को भी उठा के ले जाएगा। तो 21 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते। नहीं, और मेल 25 से पहले शादी नहीं कर सकता। पहले मेल का था 21 साल, उसको बढ़ा के 25 कर दिया गया शादी करने का एज, कि उससे पहले आप बाप नहीं बन सकते। अगर उस कंडीशन में शादी उदी हो रहा है, शादी करने का मतलब क्या, कपुलेशन के लिए तैयार हो रहा है। नहीं, और अगर शादी होगा तो आपस में कपुलेट करेगा, कपुलेट करेगा तो चाइल्ड आएगा। तो फीमेल का जो एज अब कर दिया गया है 21 ईयर और मेल का जो एज किया गया है 25 ईयर, नया वाला। पुराना वाला था 18 और 21। 18 और 21 से पहले अगर आप शादी कर रहे हैं तो बाल विवाह कहलाता है, और बाल विवाह को कभी भी पुलिस आकर रोक देगा नहीं। तो ये ध्यान रखना है। तो प्रेगनेंसी के लिए क्या होना चाहिए, बॉडी मैच्योर होना बहुत जरूरी है, मेंटली मैच्योर होना बहुत जरूरी है। अगर मेंटली फीमेल मैच्योर नहीं है और वो प्रेग्नेंट हो गई फिर दिक्कत है। ना तो बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, ना बच्चे का, माँ का भी डेवलपमेंट रुक जाएगा।
तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिया हुआ आप लोग में कि प्रेगनेंसी को रोके कैसे। तो प्रेगनेंसी को इस बीच में या तो कपुलेट नहीं करना है, और अगर कपुलेट करना है तो ढेर सारा मेथड है, ढेर सारा मेथड आता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। जैसे मार्केट में जो अवेलेबल है कॉन्डोम, कॉन्डोम ही सब मार्केट में अवेलेबल है, मेल कॉन्डोम आता है, फीमेल कॉन्डोम आता है, उसका यूज किया जाए। कॉन्डोम जस्ट लाइक एक बैरियर का काम करता है। क्या बैरियर? मेल अगर कपुलेट किया भी तो स्पर्म को या सीमेन को अंदर जाने नहीं देगा फीमेल बॉडी में, नहीं, तो मेल कॉन्डोम है, फीमेल कॉन्डोम है। कुछ केमिकल मेथड होता है, वेजाइनल क्रीम आता है, वेजाइनल फॉर्म आता है, स्पर्मिसाइडल एजेंट बोलते हैं उसमें, वो वेजाइनल क्रीम वेजाइनल फॉर्म ये सब जो है उसमें स्पर्म को मारने वाला एजेंट रहता है, जो फीमेल को पहले वेजाइना में लगा लेना होता है वो सब चीज। और देन अगर कपुलेट करे तो क्या होगा कि प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं होने देगा। इवन और बहुत सारा डिवाइस आता है यूट्रस के अंदर लगाने वाला डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहलाता है, कॉपर टी, मल्टीलोड 375, नहीं, लिपर्स लूप आता है, नहीं, ये आईयूडी में ढेर तरह का है, जब डिटेल में पढ़ना होगा 12 में आइएगा तो बहुत डिटेल पढ़ाएंगे आईयूडी, खाली आईयूडी पे 2 क्लास चलेगा कम से कम, नहीं। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस सब ढेर सारा आता है, केमिकल मेथड है, हार्मोनल मेथड है, बहुत सारा पिल्स आता है, टेबलेट पर डे खाइए, प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं होने देगा। माला डी माला एम, अगर डेली खाने में प्रॉब्लम है तो एक आता है सहेली साप्ताहिक पिल्स आता है, सप्ताह में 1 दिन खाइए, संडे संडे खा लीजिए, कपुलेशन करिए, कोई इशू नहीं है, प्रेगनेंसी काउच नहीं होने देगा। तो क्या है कि ढेर सारा मेथड है, ढेर सारा तरीका है जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। नहीं तो जितना भी टेबलेट उबलेट जो खाया जाता है, कुछ इमरजेंसी पिल्स है, अगर मान लीजिए कि फीमेल इस बीच में कपुलेट कर लिए, नहीं, उसको बाद में ध्यान आया कि मेरा ये ओवुलेशन पीरियड है, कपुलेशन हो गया, तो 72 घंटे के अंदर आई पिल्स खा ले, मार्केट में अवेलेबल है आई पिल्स या अनवांटेड 72, आई पिल्स या अनवांटेड 72 के नाम से आता है मार्केट में। अगर वो पिल्स ले और एक पिल्स खा ले तो प्रेगनेंसी होने नहीं देगा, लेकिन ध्यान रहे 72 घंटा के अंदर, 72 घंटा के बाद खा रहा है तो प्रेगनेंसी और क्रिएट करवा देगा, नहीं। तो आई पिल्स आता है, तो ढेर सारा चीज है जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। मैंने अभी जो नाम लिया था कॉन्डोम का, तो कॉन्डोम में जरा सा और भी बात करेंगे। कॉन्डोम का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कॉन्डोम का अगर स्ट्रक्चर, क्या हो गया, क्या हो गया, ज्यादा हो गया क्या, क्या करूं? तो उसमें घिचपिट किया हुआ था, क्या लिखना था? नहीं समझ में आया क्या? ओवरी, हाँ, ओवरी में एक मंथ में इधर से आएगा ओवा बाहर, तो अगला मंथ में इधर से आएगा, लेफ्ट और राइट, क्या नेचुरली है। एक एक का ओवुलेशन का तैयारी होता है, दूसरे में यहाँ पे ग्रेफन फॉलिकुलर मैच्योर हो रहा होता है, मैच्योरेशन के लिए टाइम भी तो चाहिए। सारा चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, 12 में आइएगा, एक एक लाइन एक एक परत इसका खोल दिया जाएगा। 12 में मैथ लेना है तो मैथ लीजिए, ज्यादा जान के क्या कीजिएगा, ट्विंस सब चीज यही जानना है, बच्चा सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। हमको क्या है, देखो, हमको बोलो हम 1 महीना लगातार ह्यूमन रिप्रोडक्शन खाली पढ़ा सकते हैं, 12 में बहुत लंबा चैप्टर है ये, एक एक चीज बताना होता है हमको, ठीक है। हाँ, अब जो लोग मैथ लेगा ये सबसे उसको पता नहीं चलेगा, तो लाइफ के बारे में नहीं जान पाइएगा। अलग बात है इंटरेस्ट, अगर मैथ में है तो मैथ जरूर लीजिए। देखिए मेन होता है इंटरेस्ट, लेकिन हमेशा एक बात दिमाग में डाल लीजिएगा, जो बात शुरू में ही बोला करते थे, बायो लेने वाले कभी बेरोजगार नहीं होते हैं, और मैथ लेने वाले आपके घर में भी बेरोजगार है। हाँ, ये आप लोग का भूल है कि बायो लेने वाले कमजोर दिमाग के होते हैं, तेज सब मैथ लेता है, ये आपका भूल है, ठीक है। दिमाग का ऊपर से गॉड जो भेजे है ना, सबको बराबर भेजे। मेल का दिमाग का वेट 1300 ग्राम होता है, अब फीमेल में 1250 ग्राम, नहीं मेल में, सॉरी मेल में 1400 ग्राम और फीमेल में 1250 ग्राम,
150 ग्राम कम। हाँ, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। लेकिन वही बात है कि ज्यादा दिमाग रख के क्या, उसका आप 1% भी यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ज्यादा रख के क्या करेंगे? तो ये भी बात तो है। पहला चीज ये। दूसरा बात, दिमाग सबका उतना ही है, डिपेंड करता है आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, यूज किस तरीके से आप उसको कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। बहुत बच्चे हैं जो अपने दिमाग को पढ़ाई में पूरा डाले हुए हैं, तो देखिएगा वो, उसको देख के लोग बोलता है कि तुम कितना तेज है, जो पढ़ता है याद हो जाता है। नहीं, जैसे मैं मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन करूं कि बताइए ओवुलेशन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का किस डे में होता है? 14 डेज। अभी आपको पता है, और जो बच्चा अभी क्लास में नहीं है उसको ये बात पता नहीं है, पूछेगा तो कोई लाएगा माथा पता नहीं होगा ओवुलेशन होता है कोई, तो वो क्या सोचेगा? आप लोग जवाब दीजिएगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा? कितना तेज है, नहीं पढ़ लिया है, याद रखता है। तो ये आपके दिमाग में आने लगेगा कितना तेज है, इस तरीके का बात। तो तेज वेज कोई कुछ नहीं होता है, बस डिपेंड करता है वो उस चीज को पढ़ा है तो उसको आ रहा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं आ रहा है। जिस दिन आप पढ़िएगा वो आएगा। पहला बात ये ध्यान रखना है। नहीं, और दूसरा बात कि मैथ लीजिए या बायो, वो तो इंटरेस्ट पे है आपका, मैथ या बायो। लेकिन वही है कि बायो में जितना डाइवर्स फील्ड है, मैथ में उसका 1/10 भी नहीं है। फील्ड की बात करें तो फील्ड कौन कौन सा है? हाँ, डॉक्टर के अलावा ना, तो आप जाइएगा यूट्यूब पे और एक वीडियो देखिएगा 10th के बाद क्या करें। हाँ हाँ, वही तो मेरा ही आएगा, तो वो देख लीजिएगा, उसमें पूरा है। बायो लेने, देखिए मैथ लेने वाला कहियो, मैथ लेने वाला जैसे मैथ का सबसे टॉप का इंस्टीट्यूशन क्या है? आईआईटी, आईआईटी, आईआईटी। और बायो का सबसे टॉप का क्या है? एम्स। ठीक, देखो बायो लेने वाला, बायो वो तो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, लेकिन मैथ का इसमें जा सकता है, इसका जाने का औकात नहीं है। कस के बोलिए। मैथ वाला कईयो एम्स से थोड़ी करता है। बायो वाला आईआईटी नहीं समझ रहा आपका। नीट करने के बाद आईआईटी किया है, अगर उसका मैथ बायो दोनों होगा तो करता होगा। हाँ, इक्का दुक्का है। चलिए मैं अपना स्टूडेंट का ही एग्जांपल दे देता हूँ। एक स्टूडेंट बिकना पारी सेंटर में मेरे पास आया, मेरे पास नंबर भी होगा, बात करना होगा तो कर लीजिएगा। ठीक, हाँ, अब सुनिए तो हम बता देते हैं, पहले सुन लीजिए पूरा बात। तो आया, वो क्लास कर रहा था, तो क्लास कर रहा था तो क्वेश्चन कभी कभी पूछे तो हमको लगता था पता नहीं, थोड़ा लेवल का पूछता था तो लेवल का, नहीं तो एकदम डाउन, तो हमको लगता था बच्चा क्या, या तो बहुत बढ़िया है नहीं तो बहुत लो है। एक दिन उसको ऑफिस में बुलाया, ऑफिस में आओ। आया ऑफिस में, हम उससे पूछने लगे, तो पूछते पूछते जब पूरा बात होने लगा तो मालूम चला उस सेकेंड ईयर आईआईटी दिल्ली का था। अब पढ़ रहा है बायोलॉजी आके मेरे पास, तो हम उसको बोले पागल हो गया है क्या? और कौन सा ब्रांच? मैकेनिकल ब्रांच था इसका, ब्रांच भी अच्छा था, आईआईटी दिल्ली से कर रहा था। तो हम उसको बोले बायो फिर क्यों पढ़ रहे हो, तुम आईआईटी दिल्ली के हो? तो बोलता है सर मेरी सिस्टर जो है ना वो किशनगंज मेडिकल कॉलेज से करे, घटिया जगह से, मेडिकल कॉलेज में किशनगंज से, हम आईआईटी दिल्ली से कर रहे हैं, अभी मैकेनिकल ब्रांच है मेरा। हम बोले तो क्या हो गया? तो बोलता है गाँव जाते हैं ना तो लोग उसको इज्जत देता है और हमको बिल्कुल इज्जत नहीं देता है। उनका आईआईटी से इज्जत में बहुत का अंतर है। हाँ, नंबर दे देंगे, बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज, तो अब क्या हुआ वहां पे डिफरेंस, कि हमको सर मेडिकल ही करना है, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है, हमको सिर्फ बायो ठीक कर दीजिए तो हम कर लेंगे। उसको कितनों समझाते रहे, वो एकदम बिल्कुल नहीं समझा। 1 साल रहा अप्रोक्स, 1 साल नहीं 7-8 महीना किया, एग्जाम आ गया, एग्जाम दिया तो नहीं हुआ। अब अचानक से हम लोग के पास जादू का छड़ी थोड़े है कि कहीं वो बायोलॉजी नहीं पढ़ा है 6-7 महीना में कवर कर दें, नहीं हुआ। फिर आया पढ़ने, हम बोले भाग पहले यहाँ, यहाँ जाओ पहले तुम क्या करो। अब वो पहुंच चुका था 3rd ईयर में, इधरों एग्जाम दे रहा था, नहीं मेडिकल लिप्स लगा दिया था उसके कारण उसको एग्जाम देने मिल गया। तो हम बोले पहले अब 3rd ईयर में पहले पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर, उसके बाद आइयो।
और संजोग से फिर एक्सीडेंट कर गया, एक्सीडेंट किया तो उसका हाथ पांव टूट गया था। तो फिर कुछ दिन तक बेड रेस्ट रहा, 5-6 महीना तक। फिर हमको एक दिन फोन किया, कहता है सर IIT आ गए हैं पापा, लोग बहुत गुस्साए हैं, जो फिर से हम लोग कर रहे हैं यहाँ IIT में। और अभी वो IIT करके जॉब कर रहा है, इसे बदला, लेकिन उसको आज भी मलाल है सर हम बायो कहे नहीं लिए, समझे। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं। हाँ, चलिए इधर पहले बात करें हम। देखिए मैं ये नहीं बोलता हूं कि बायो और मैथ, मैं एक बता रहा हूं आगे का। आप मैथ लीजिए, मैथ लेके भी बहुत लोग अच्छे करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि अच्छे नहीं करते, लेकिन क्या है कि मैथ का क्या है कि लोगों को पता नहीं है बायो का पोटेंशियल। बायो में जितना ज्यादा डाइवर्स फील्ड है मैथ में नहीं है, ये बात समझिए। मैं जो बोलता हूं हो सकता है तत्काल आपको दुख लग जाए, लेकिन आप इसको अगला आप देखिए ना, 10 साल बाद क्या, 10 साल बाद आप कहां जाओगे। अगर आप IIT और NIT नहीं किए ना, IIT से अगर किए तो ठीक ठाक पैकेज में जाइएगा, ठीक ठाक। हाँ, और NIT से किए तो IIT का अगर मान लो 1 करोड़ का पैकेज अगर कभी गया, तो NIT वाला जाएगा 30 लाख 40 लाख, 30-40, उससे ज्यादा का नहीं जाएगा। ऐसे आपको बता दूं, इस साल IIT का बहुत कम का पैकेज गया, इतनों का नहीं गया, लेकिन मान लीजिए चला गया। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर गए ना इंजीनियरिंग या और कोई IIT और NIT छोड़ के, तो आप कहीं के नहीं रहिएगा, 10 से 12 हजार का जॉब करना पड़ेगा महीना में। ढेर लोग आता है मेरे पास इंजीनियरिंग किया हुआ जॉब खोजने। तो वैसा करके क्या कि इंजीनियरिंग कर लिए, आप जॉब खोज रहे। इंजीनियर कभी भी सेल्फ एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉय पता है कौन है? टीचर, डॉक्टर, वकील, ये सब सेल्फ एम्प्लॉय कहलाता है। खुद एम्प्लॉय है, जॉब करने का जरूरत नहीं है। लेकिन इंजीनियर में क्या है कि बिना आप किसी के अंडर में किए काम किए हुए आप पैसा ही नहीं कमा पाओगे। आप पुला अपने से थोड़े बना लोगे, आपको पैसा चाहिए होगा। कोई भी काम आप इंजीनियरिंग कहाँ है, नॉन लिविंग चीज। हाँ, इंजीनियरिंग में बनिए, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का डिस्कवरर है, रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम है वो लोग। तो बहुत सारा बात आएगा बच्चों, जब भविष्य दूर का सोचिएगा तब समझ में आएगा। अभी आप लोग दूर का दिख नहीं रहा आपको, है ना। कभी भी कोई बढ़िया लोगों के साथ, मेरे साथ मत बैठिए, क्या हो सकता है मेरे से कुछ को इरिटेशन हो। कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठिए और तब बात कीजिए उससे, तब आपको सही कैरियर ऑप्शन वो देगा, है ना। खैर चलिए, इधर हम लोग बात कर रहे थे, कुछ और बात करते हैं। क्या करना था भुला दिया इसके बारे में। मेंसुरेशन बता दिए, वो बता दिए, ऐसे तो खत्म हो गया है। बोलिए, हेल्थ ना। हाँ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे जो बताया, हाँ एक चीज और बता रहे थे, कॉन्डोम के बारे में बता रहा था मैं। तो कॉन्डोम में जो बताया, कॉन्डोम इस तरह से होता है, रबर का होता है, लेटेक्स का होता है। रबर का बना होता है जस्ट लाइक बलून, अगर आप लोग बलून देखे हैं तो जस्ट लाइक बलून ही होता है, लेकिन हाई क्वालिटी का लेटेक्स होता है, रबर होता है हाई क्वालिटी का। बलून में लो क्वालिटी का यूज किया जाता है, इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा खासा होता है। कंडोम जो बनाया गया था, ये बनाया गया था प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा यूज हुआ STD को रोकने के लिए। STD क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। होता क्या है कि बहुत सारा डिजीज ऐसा है जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, खासकर उसमें नाम आता है एड्स का। एड्स का क्या है कि अगर मान लीजिए ये फीमेल है और इसके वेजाना में अगर पेनिस को डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया गया, नहीं, या कपुलेट कर लिया कोई मेल, और इस फीमेल को अगर पहले से एड्स का वायरस था इसके बॉडी में, तो मेल को भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो मालूम चला कि ये फीमेल एक है, ये फीमेल है, और अगर इसके पास मान लीजिए कोई मेल गया तो इसको भी एड्स हो गया, अगर एड्स इन्फेक्टेड है तो कुछ एरिया में होता है रेड लाइटेड एरिया, जहां पे प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है। नहीं, प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है तो फीमेल एक रहती है, इसके पास मान लीजिए कि मंथ में अगर 10 मेल भी चला गया, इसके पास 10 मेल भी चला गया मंथ में, तो देखिए चेन रिएक्शन कैसे होगा। ये 10 मेल को क्या हो जाएगा, अगर प्रिकॉशन नहीं लिया, कंडोम का यूज नहीं किया है, तो 10 मेल पॉजिटिव हो जाएगा, एड्स हो गया सबको। अब इस 10 में से मान लो कि 5 मेल है जो शादीशुदा है, तो ये फीमेल के साथ आके अपना कपुलेट करेगा, तो ये अपनी वाइफ को भी दे देगा एड्स।
नहीं, तो एड्स था इसके पास, मेल के पास आया, फिर वाइफ के पास। उस 5 वाइफ में से अगर 2 वाइफ का भी कांटेक्ट किसी और मेल से है तो मालूम चलेगा उसके पास भी चला गया। नहीं, उसके पास भी एड्स चला गया। और फिर क्या होगा कि कोई फीमेल है जो रेड लाइटेड एरिया में है, ये मेल अगर इसके पास आ जाए तो फिर इसको भी पॉजिटिव कर देगा। तो एड्स बड़ा तेजी से फैला, इंडिया में भी एड्स बहुत ही तेजी से फैला, और बिहार में भी अच्छा खासा है। हम लोग लैब में थे, मैं जब लैब में पीएचडी कर रहा था उस समय की मैं बात करूं आपको, तो लगभग मेरे लैब में 15 से 20% एड्स पॉजिटिव आता था बिहार का। और एज था उस पेशेंट का, एज 15 साल से लेके 35 साल के बीच में होता था, इस एज में ज्यादातर। और इसी एज में अनसेफ सेक्स इसी को बोल देते हैं। और यही रीजन है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप लोग में दिया हुआ, और थोड़ा सा इस पे बात करने का दिया हुआ आपके सिलेबस में नहीं। तो कॉन्डोम का यहाँ पे यूज करना जरूरी है। एक तो ये सब जगह जाए नहीं, ये सब जगह पे बैंड लगाना चाहिए, लेकिन कितना भी बैंड लोग लगा देता है तो चोरी छुपे ये चलता आता है। और ये आज का चीज नहीं, ये सदियों से चलते आ रहा है, ये सदियों से चलते आ रहा है, प्रोस्टिट्यूशन की जो बात करें, ठीक है। और इसी में क्या होता है, लोग एड्स को बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। एचआईवी एड्स जो होता है, एचआईवी नाम का वायरस के कारण होता है। तो एक तो इस जगह जाए नहीं, और जाए तो इसके साथ जाए, इसके कॉन्डोम को लेके जाए, कॉन्डोम के साथ जाए, तब शायद बचा जा सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसी तरह का और भी डिजीज होता है, सिफिलिस है, नहीं, हेपेटाइटिस बी बहुत ही खतरनाक डिजीज है। हेपेटाइटिस बी है, सिफिलिस है, गोनोरोहिया होता है, लेजन, ये सब हो जाता है। ढेर सारा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, नहीं। और एक बार डिजीज हो गया, एक बार एड्स हो गया, तो मैक्सिमम लाइफ स्पान होता है 11 साल। मतलब आज अगर एड्स का वायरस आपके बॉडी में घुसा तो मात्र आप 11 साल तक ही जिंदा रह पाइएगा। 11 साल के अंदर कहिए आपका कहानी खत्म हो जाएगा, राम राम सत्य हो जाएगा। क्लियर है? 11 साल। इसीलिए क्या है कि कॉन्डोम का जबरदस्त तरीके से यूज हुआ, और सबसे ज्यादा जो यूज हुआ कॉन्डोम का, बना था कॉन्डोम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा यूज हुआ एसटीडी को रोकने के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए सबसे ज्यादा यूज हुआ क्या, कॉन्डोम। क्लियर है? चलिए, हाँ, एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है इम्यून, हमारा इम्यूनो बोले तो इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम 2 तरह का होता है, जिसमें एक तरह का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो, उसका डिफिशियंसी करवा देगा, मतलब इम्यून सिस्टम को सुला देगा, हमारा रक्षक कोशिका को सुला दिया, मतलब जो हमारा बॉडी में लड़ता है उसको सुला दिया। और बात नहीं, जब क्वेश्चन पूछे तो सुनिए ध्यान से। तो एड्स के केस में क्या होगा कि नॉर्मल सर्दी खांसी जो होता है जिस वायरस से, नॉर्मल आज हुआ 2 दिन में ठीक, लेकिन एड्स के केस में अगर हो गया तो वो भी जानलेवा हो सकता है। एड्स का सिम्टम में है हमेशा पेट खराब होना, एड्स का सिम्टम में अगर टंग को निकाल के देखेगा तो लगेगा जैसे काई लग गया है। एड्स का सिम्टम में बॉडी टेम्परेचर हमेशा बढ़ा रहेगा, बुखार रहेगा, है ना, हमेशा बीमार रहेगा, हमेशा वो पड़ा हुआ रहेगा। तो ये सब कुछ एड्स का सिम्टम है। एड्स के केस में एक एड्स पेशेंट के साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता, लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट अगर हो गया तो एड्स फैलेगा, सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स फैलेगा। एक्चुअल में एड्स का 2 वायरस है, एचआईवी फर्स्ट होता है, एक होता है एचआईवी सेकेंड, 2 तरह का होता है। एचआईवी फर्स्ट के बारे में बोला जाता है ये फ्लूइड से नहीं फैलता है, ये फ्लूइड से नहीं फैलता है, ये डायरेक्ट ब्लड इंटरमिक्सिंग से फैलता है। और एचआईवी सेकेंड बोला जाता है कि फ्लूइड से भी फैलता है। पहले इंडिया में एचआईवी सेकेंड नहीं था, लेकिन अब देखा गया कि इंडिया में एचआईवी सेकेंड भी आ चुका है। पहले था कि बोला जाता था कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो एड्स नहीं फैलता था, क्योंकि उस समय एचआईवी फर्स्ट था। लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन एचआईवी सेकेंड का है तो माँ अगर बच्चे को दूध पिलाएगी तो उससे भी, मिल्क से भी ये चला जाएगा, फ्लूइड से फैलने लग गया। क्लियर है? एड्स काफी इतना एड्स के बारे में। आपका ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। नया चैप्टर पलटिए, एनसीईआरटी किसके पास है? हेरिडिटरी या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ वही देख रहे सर्जिकल मेथड।
तो भी बताओ। अच्छा बता रहे हैं। पलटिए थोड़ा, पलटिए, पलटिए। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, पहले हेरिडिटरी करेंगे। हाँ किधर है, बोलिए। सर्जिकल मेथड जो आप बताए तो सुन लीजिए, जब क्वेश्चन पूछे तो सुनिए इसको। देखिए, बेबी जो डेवलपमेंट करता है इसी के अंदर करता है। बेबी डेवलप कहाँ करेगा, इसके अंदर डेवलप करेगा। और बेबी जो यूट्रस के अंदर डेवलप किया, तो जो नेचुरल बर्थ होता है, नेचुरल बर्थ वो बेजाना होते हुए होता है। नेचुरल बर्थ जो होता है वो बेजाना होते हुए। आप सर्जिकल किसका पूछे, एमटीपी का पूछे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब चलिए इसको स्टार्ट कर दिए तो थोड़ा सा सुन लीजिए, दो चार लाइन इसमें भी। नेचुरल बर्थ जो होता है ह्यूमन के केस बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। बेबी का जन्म जब भी होता है तो बेबी उल्टा बाहर आता है भेजाना होके, नेचुरल बर्थ। भेजाना होते हुए ही बेबी बाहर आता है, इसीलिए भेजाना का एक और नाम है बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। भेजाना को बर्थ कैनाल के नाम से भी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से रास्ता में रुकावट है, बेबी बाहर नहीं आ पाया, उस समय इसको काट के निकाला जाता है, बोले तो सिजेरियन बोला जाता है। तब यूट्रस को काट के निकालेगा, ऊपर से यहाँ पे काटेगा और फिर बेबी को बाहर निकाल लेगा, पेट काट के निकालेगा, तो सिजेरियन होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो प्रेगनेंसी को रोकना है, तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो अभी मैं बता रहा था, दो तरह का मेथड होता है, एक टेम्पोररी और एक होता है परमानेंट। टेम्पोररी मेथड में ही बताया, कंडोम का बात की हम लोग। टेम्पररी मेथड के अंदर ही बताया माला डी, माला एम, सहेली, ये जो नाम सब बताया था। इसी में आता है स्पर्मिसाइडल एजेंट, कुछ इम्प्लांट है, ये सब टेम्पोररी मेथड में आया। लेकिन अगर हम लोग बात करें परमानेंट मेथड में, तो परमानेंट मेथड में जैसे बात करेंगे, तो परमानेंट मेथड में अगर फीमेल को स्ट्राइल करवाना है, फीमेल को अगर स्ट्राइल आपको करवाना है, तो क्या करवाना होगा, इसका फ्लैपियन ट्यूब को काट के हटा दीजिए। क्यों हटाइए, क्योंकि देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फ्लैपियन ट्यूब में ही होता है। कैसे फर्टिलाइजेशन होगा इसको देखिए पहले। होता क्या है, ह्यूमन फीमेल का ओवा जो है ये बनने के बाद ओवरी में बनेगा, फ्लैपियन ट्यूब में आ जाता है और इस डायरेक्शन में आ रहा होता है इधर। और मेल जो कपुलेट किया है, अगर मेल से कपुलेट किया है फीमेल हाल फिलहाल, या यूं कहे कि फीमेल कपुलेट की, तो सीमेन यहाँ पे, स्पर्म यहाँ पे, तो यह स्पर्म तैरते तैरते इधर आएगा और यहाँ आके इसी जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है फ्लैपियन ट्यूब में। अगर कोई पूछे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फ्लैपियन ट्यूब में। स्पर्म ओवा का मीटिंग कहाँ पे होता है, फ्लैपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, स्पर्म ओवा का मीटिंग कहाँ पे होगा, फ्लैपियन ट्यूब के अंदर, यहाँ पे। और फर्टिलाइज होने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद यही फर्टिलाइज ओवा को इस डायरेक्शन में लाया जाता है और यूट्रस में चिपका दिया जाता है। तो यहीं पे प्रेगनेंसी का डे 1 यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक। अब क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, अगर ऐसा चाह रहे तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, ये जो फ्लैपियन ट्यूब है, तो फ्लैपियन ट्यूब को काट के हटा दीजिए, जिसको फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कहते हैं। काट के हटा दीजिए, काटिए और टाई कर दीजिए। अब फ्लैपियन ट्यूब नहीं है तो ओवा बाहर निकल के फ्लैपियन ट्यूब में आ नहीं पाएगा, स्पर्म इधर से फ्लैपियन ट्यूब में जा ही नहीं पाएगा, स्पर्म ओवा का मीटिंग ही नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसको बोलता है ट्यूबेक्टोमी। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। और फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन आप लोग सुने होइएगा, मम्मी चाची दादी सब करवाई होगी, तो उस मम्मी चाची दादी जो करवाई है यही करवाई है, ट्यूबेक्टोमी इसको बोलते हैं। फ्लैपियन ट्यूब को काट देना, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ तो हम पूरा हटा दिए, तो ट्यूब को काट देता है और काटने के बाद धागा बांध देता है या रबर से उसको टाई कर देता है। स्पर्म और ओवा को मिलने नहीं देता, सिंपल सा चीज। स्पर्म और ओवा को मिलने से अगर आप रोक दिए तो इसी को बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। और फ्लैपियन ट्यूब में किए, इसीलिए फ्लैपियन ट्यूब, तो इसीलिए नाम क्या पड़ा, ट्यूबेक्टोमी। इसमें यहीं पे टाई कर दीजिए, काटने के बाद इधर भी बांध दीजिए, इधर भी। अब क्या होगा, स्पर्म इधर से यहाँ आ भी गया तो यहीं पे रुका रहेगा, ओवा अगर इधर आ भी गया तो यहीं पे रुका रहेगा, तो दोनों को मिलने से रोक देना। तो एक होता है ये फैमिली प्लानिंग का जो ऑपरेशन होता है फीमेल के केस में, वो यही होता है, सर्जिकल मेथड में आता है। और मेल के केस में क्या किया जाए, हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है लगता है। हाँ तो उससे क्या फर्क है, ये वो सिंगल ऐसे ऐसे किए हजारों सेल गिर रहा है, कहाँ गया।
हर एक मंथ एक ही ओवा फीमेल का निकलता है। हाँ पूरा सुन तो लीजिए पूरा बात। हर एक मंथ एक ही ओवा निकलेगा। पूरे लाइफ टाइम में 400 ओवा मात्र निकलता है। हमारे बॉडी में फेगोसाइटिक सेल होता है, और जो ओवा मर गया, जो 24 घंटा में ही मर जाएगा, तो फेगोसाइटिक सेल उसको खा पी के डाइजेस्ट कर देता है। ओवा रहेगा तब ना, डाइजेस्ट कर दिया गया, खत्म कहानी। किसमें मेंसुरेशन का प्रॉपर्टी किसका बताया? यूट्रस का ना। यूट्रस है तो मेंसुरेशन होगा। मेंसुरेशन होगा। हाँ, मेंसुरेशन किस केस में नहीं होगा? जैसे फीमेल के केस में क्या है कि इंडिया में जो फीमेल है सबसे ज्यादा कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर। पिछले क्लास में भी बताया था। सर्विक्स, सर्विक्स को देख लीजिए। सर्विक्स होता है बच्चेदानी का, मुंह का कैंसर। सबसे ज्यादा कैंसर इंडिया में फीमेल का यही होता है। तो बहुत सारी फीमेल क्या करती है, सर्विक्स को कटवा के, सॉरी, पूरा यूट्रस को हटवा दी। अब यूट्रस नहीं है, यूट्रस को हटा देना है, हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी अगर फीमेल करवा लिए तो सर्वाइकल कैंसर का चांसेस 0% पे चला गया। और इस केस में फीमेल का मेंसुरेशन रुक जाएगा, क्योंकि मेंसुरल साइकिल इसका प्रॉपर्टी है, एंडोमेट्रियम का। क्लियर है? फ्लैपियन ट्यूब काटने से मेंसुरेशन रहेगा। मेंसुरेशन का टाइम होता है 12 साल से लेकर 44 साल। एनसीईआरटी की माने तो 50 साल। फीमेल फर्टाइल रहती है 12 साल से लेकर 50 साल तक मैक्सिमम। 50 साल के बाद ऐसे ही फीमेल का मेंसुरेशन रुक जाता है, उसको बोलते हैं मेनोपाउस। और फर्स्ट मेंसुरेशन जो होता है वो कहलाता है मेनार्ची। तो मेनार्ची टू मेनोपाउस का आने का। और मेल के केस में क्या है? मेल के केस में सर्जिकल मेथड में अगर हम लोग आए तो मेल का देखो, मेल का होता है ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम को हटाए तो यही ना टेस्टिस। तो ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, पाइपलाइन, जिसका नाम क्या है, भास डिफरेंस। तो होता है क्या है, इसी भास डिफरेंस को काटना। जैसे मेल के केस में क्या होता है, यही भास डिफरेंस को काट के हटा देगा। मतलब होता क्या है, मेल के केस में अगर बात करें तो ये देखो स्क्रोटम है, ये मेल का जो है ये टेस्टिस होगा कहाँ होगा, स्क्रोटम में। तो डॉक्टर क्या करता है, छोटा सा चीरा लगाएगा स्क्रोटम में, और यहाँ पे इसको काट दिया, इसको काट दिया। अब स्पर्म इसमें जो बना यहाँ तक तो आया, इधर से ऊपर जा ही नहीं पाता, यहीं रुक गया। तो अब स्पर्म इधर से बाहर निकलेगा ही नहीं। अगर मेल कपुलेट भी कर रहा है तो फीमेल के भेजाना में स्पर्म को डिपॉजिट नहीं कर रहा है, तो इसको बोलता है वेसेक्टोमी, या हिंदी में बोले तो इसी को बोला जाता है नसबंदी। नहीं, इसी को क्या बोला जाता है, नसबंदी। तो मेल का बहुत छोटा ऑपरेशन होता है, मुश्किल से 5 मिनट का ऑपरेशन। 5 मिनट में मेल घर जा सकता है। बहुत तो आधा घंटा बैठा के रखेगा। ऑपरेशन 5 मिनट का है। छोटा सा ये जैसे स्क्रोटम है, छोटा सा चीरा लगाएगा, इतना सा एकदम 1 इंच का चीरा लगाएगा, इसको फैलाएगा, खींच के निकालता है यहाँ से ट्यूब सब, इसी को क्या करेगा, काट देगा। नहीं, काट के जोड़ बांध देता है, गांठ मार देगा, फिर घुसा दिया, एगो स्टिच करके 10 मिनट बैठा के रखेगा, 15 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा, बोलेगा जाइए टहलते घर, आराम से मेल घर चला गया। लेकिन फीमेल के केस में पूरा पेट फाड़ा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। फीमेल का अगर एक बार ऑपरेट हुआ तो कम से कम 7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, और स्टिचिंग के बाद फिर उसको 1 महीना तक दिक्कत होता रहता है, भारी चीज नहीं उठाइए, दिस दैट करते रहे।